नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं और काफी व्यस्तता भरा उनका दिन रहने वाला है। पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे, जो कि सुबह 11 बजे अब से कुछ ही समय बाद प्रसारित होगा। बड़ी खबर, कालाझुंगी की योजनाओं का लोकार्पण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव 2025 में भी वो शिरकत करेंगे। तो लगभग सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा और उसको सीएम पुष्कर सिंह धामी और जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहां पर सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चूंकि कालाझुंगी के दौरे पर भी हैं, तो कालाझुंगी की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा और कालाझुंगी वासियों के नाम कई बड़ी सौगात की जाएगी। लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव 2025 में भी शिरकत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कालाझुंगी की योजनाओं का लोकार्पण होगा, लाइब्रेरी पहाड़ पछाड़ महोत्सव में शामिल होंगे और इसके साथ ही 11 बजे कार्यक्रम प्रसारित होगा पीएम मोदी के मन की बात का, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सुनेंगे। अगली बड़ी खबर, जहां देवभूमि में अब लैंड जिहाद नहीं चलेगा, जहां धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें, देवभूमि में अवैध कब्जों पर करारा प्रहार राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से धामी सरकार का जो बुलडोजर है पीला पंजा, वो अतिक्रमण मुक्त कराता हुआ नजर आया, जहां अब तक 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। उधम सिंह नगर में सरकारी बाग पर अवैध कब्जा, देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, ये सख्त लहजों में समझाया जा रहा है। हर अवैध कब्जाधारियों को जहां हरी नीली चादर डालकर कब्जे का खेल खत्म। साथ ही अब तक 570 से अवैध संरचनाएं भी जमींदोज की गई है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि अब जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है वो नहीं चलेगा, जहां पर धामी सरकार की तरफ से लगातार ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जो लैंड जिहाद जो इस मंशा के तहत देवभूमि में अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। हरी नीली चादर अब नहीं चलेगी और इसी के चलते राज्य सरकार का, सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो बुलडोजर का प्रहार है वो अब तक कई इलाकों में, कई जिलों में देखने को मिला है। चाहे हरिद्वार का जिक्र किया जाए, उधम सिंह नगर का, या फिर विकास नगर का, या फिर कुमाऊं मंडल का भी अगर जिक्र करें, तो अवैध रूप से जहां जहां कब्जा हुआ उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो धाकड़ धामी की के तौर पर यहाँ पर काफी प्रसिद्ध हुई है और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर बैठकों का सिलसिला भी कई दफा देखने को मिला है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से जहां भी देवभूमि के किसी भी इलाके में कब्जा थोड़ा सा भी किया है तो उसे तुरंत में और इसी वक्त यहां से कब्जा मुक्त कराया जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और उसी के तहत लगातार प्रशासन की जो बड़ी कार्रवाई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तो देखिए, उधम सिंह नगर की तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर में ये प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चला है और अब तक तकरीबन 10,000 एकड़ तक की जमीन है जो कि अवैध रूप से कब्जाधारियों ने कब्जा की हुई थी, उसको मुक्त कराने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और सीधे तौर पर आज जब से ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू हुई है तब से कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। और ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे भी सामने निकल कर आए जो अपनी इमारत को खुद ही यहाँ पर जमींदोज करते हुए देखने को मिले हैं कि राज्य सरकार गिराए उससे पहले वो खुद ही यहां पर गिरा रहे हैं। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, पूरे मामले पर अपडेट। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर बार बार धामी सरकार ये चेतावनी देती हुई नजर आती है कि जो यहाँ पर कब्जा करेगा, जो अतिक्रमण करेगा उस पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे कब्जे ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं हटाया गया और अब वहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी पवित्र भूमि पर अतिक्रमण करेगा, जो यहाँ की संस्कृति खराब करेगा, जो यहाँ के नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बीते दिन उधम सिंह नगर के गदरपुर में देखा गया कि वहां पर अवैध मजार जो है वो बनाई गई थी। ऐसे में उनको
पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई देखने को मिली। हरिद्वार के अंदर कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर अवैध संरचनाएं बनाई गई थी, वहां पर अवैध तरीके से वहां पर कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, उस पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे में अभी तक 570 से ज्यादा अवैध संरचनाओं को अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है और अभी भी लगातार ये हिदायत दी जा रही है लोगों को कि आप लोग जो सरकारी भूमि है, जहां से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, वहां से जल्दी अतिक्रमण हटाए, कब्जा हटाए, वरना उस पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आने वाला है। लैंड जिहाद के खिलाफ किस तरीके से धामी सरकार मुखर है, वो पूरा प्रदेश जानता है। ऐसे में जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिन लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों को हत्याया हुआ है, जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर। और देखिए, कार्रवाई अभी रुकेगी नहीं, निरंतर इसी तरह से चलेगी। ये धामी सरकार की तरफ से लगातार मैसेज दिया जाता है, लेकिन कब्जाधारियों में किस तरह से हड़कंप की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं और अब क्योंकि लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, चाहे वो अवैध मजारों को हटाया गया हो, चाहे वो अतिक्रमण को हटाया गया हो, कहीं ना कहीं अब हलचल जरूर है और लोगों के अंदर अब डर का माहौल भी जरूर आ रहा है कि अगर हमने अतिक्रमण किया तो जरूर इस तरीके की कार्रवाई हम पर सरकार करवाएगी। ऐसे में प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अभी जिन लोगों ने, क्योंकि कई सारी वन भूमियां ऐसी हैं, कई सारी सरकारी भूमियां ऐसी है जहां पर अभी अतिक्रमण हुआ है और वो लंबे समय से वहां से नहीं हट रहा है, अब उन पर भी जो है ये कार्रवाई होने की अब जो प्रोसेस है वो शुरू हो रही है। नोटिस सबको चस्पा कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद यही है कि ये जो कार्रवाई अभी तक हुई है, इसको देखते हुए जल्दी से जल्दी जो अतिक्रमण है या कब्जे है वो हटाए जाएंगे और अगर नहीं हटाए जाते तो फिर से नजीर पेश करते हुए धामी सरकार का बुलडोजर जो है उन तमाम कब्जों पर चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही ये भी आपसे जानेंगे शुभांगी, चूंकि देखिए ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से जोर आजमाइश की जाती है और राज्य सरकार को घेरने का जो प्रयास है वो निरंतर देखने को मिलता है। और ऐसे में विपक्ष का ये कहना है कि आम जनमानस भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार उसके लिए भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है कि विपक्ष के जो करारे सवाल हैं उनका जवाब सही तरीके से दिया जा सके? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जाते हैं कि इसमें कई बार कहा जाता है कि आप विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, आप आम जनता को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग जो है अपने लोगों को वहां पर कब्जा करने का मौका देते हैं। लेकिन ये तमाम तरीके के सवाल जो विपक्ष उठा रहा है उस पर जवाब देने के लिए भी सरकार जो है वो तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहां पर भी अवैध तरीके से संरचनाएं बनी होंगी, जहां पर भी अवैध अतिक्रमण होगा, उनको हटाया जाएगा और आने वाले समय में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलने वाली है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। जन जन की सरकार का जो दमदार प्रहार है वो धरातल पर सकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर, धामी मॉडल ने शासन को जनता के द्वार पहुंचाया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो शासन की नई परिभाषा अब धामी मॉडल बना है, जहां पर अधिकारी फाइलों में नहीं बल्कि मैदानों में दिखने चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सख्त लहजे में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 13 जनपद ऐसे हैं जहां पर 135 शिविर लगाए गए हैं। 8,408 आवेदनों का तत्काल निस्तारण भी किया हुआ है। मौके पर दूर दराज से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। अब लोगों को अपनी परेशानी सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने के लिए देहरादून का रुख ना करना पड़े, उसको लेकर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई थी और इसका जो धरातल पर सकारात्मक असर है वो देखने को मिल रहा है, जहां लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी परेशानी अधिकारियों को बता रहे हैं और जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण हो सकता है अधिकारियों की तरफ से भी वो हल निकाला जा रहा है। अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों पर धर्म रक्षक धामी नाम की किताब जारी की गई। आपको बता दें कि किताब में सनातन धर्म की रक्षा और राज्य के लिए गए 26 बड़े फैसलों का जिक्र है, जैसे गंगा कॉरिडोर, लैंड जिहाद और यूसीसी मजार जिहाद। किताब में विमोचन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और कई बड़े संत भी मौजूद थे, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी ने कहा कि संतों ने धामी को धर्म रक्षक का नाम दिया है। रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि संतों ने उनके कामों के लिए उन्हें आशीर्वाद और साधुवाद दिया। स्वामी यतीश्वरानंद जी सम्मान के आचार्य जी का सम्मान कर रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी।
ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा चाहे वो लौ जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल भी साथ रही। प्रोफेसर रामकृष्णन ने स्वदेशी एआई परियोजना भारत जेन के बारे में विस्तार से बताया। राज्यपाल ने कहा कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि एआई को हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ना बेहद जरूरी है और भारत जेन से भारतीय ज्ञान को नया और ताकतवर रूप मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। राज्य के सभी 13 जिलों में शिविरों का आयोजन कर लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन जन के द्वार पहुंच रही धामी सरकार, हरदा का तर्ज, काम कम ज्यादा प्रचार। सीएम ने कहा जनता के पैसे समय की हो रही बचत। हरीश रावत बोले केवल छवि चमकाने की कवायद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, बल्कि सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुंचे। 20 दिसंबर से शुरू हुए इस 45 दिवसीय अभियान के तहत अब तक राज्य के 13 जिलों में 126 शिविरों का आयोजन कर लोगों की शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कई नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। राज्य के 13 जिलों में 126 बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन, 10,962 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 7,952 का मौके पर निस्तारण। 12,399 प्रकरणों में विभिन्न प्रमाण पत्र सरकारी लाभ प्रदान किए गए। 39,923 नागरिक अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित। मुख्यमंत्री धामी खुद भी इस अभियान का हिस्सा बनकर धरातल परिस्थिति को परख रहे हैं। साथ ही लोगों से मुलाकात कर उन्हें हौसला दिया है कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो दिव्यांग, वृद्ध या फिर कमजोर वर्ग के लाभार्थी शिविरों तक नहीं आ सकते हैं, उनके घर तक अधिकारी खुद जाएं। सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी जहां जन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, इन प्रयासों पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि ये सरकार बचाओ अभियान है, क्योंकि अभियान को लेकर ग्रामीण पूछ रहे हैं कि अब तक कहां थे, अब तक सुध क्यों नहीं हुई। देखिए, ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसका उद्देश्य है कि समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को शासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनका लाभ मिले। जो लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के लिए उनको कहीं भटकना न पड़े। दूर दराज के इलाकों से लोगों को आने में जाने में बहुत खर्चा करना पड़ता था, बहुत सारे संसाधन लगाने पड़ते थे, बहुत समय लगाना पड़ता था, बहुत जगह दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे बचने के लिए इस सरकार और सरकार के सभी विभाग प्रशासन के उनके घर के पास पहुंचेंगे, उनके नज़दीक के पास पहुंचेंगे, उनके द्वार के पास पहुंचेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। गांव वाले पूछ रहे आज तक कहाँ थे, क्या किया। जब हिसाब किताब पूछ रहे हैं तो दाएं बाएं देख रहे हैं। जा कितने रहे, हकीकत ये है प्रचार ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है, कुछ है नहीं। ये एक ढकोसला है। हाँ, ये सरकार बचाओ, ये द्वार द्वार नहीं है, ये सरकार बचाओ अभियान है। जनता के समय और पैसे की बचत हो, इसके साथ ही लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए धामी सरकार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चला रही है।
लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बुनियादी समस्याओं से जूझ रही जनता की नाराजगी आने वाले समय में भारी न पड़ जाए। इसे देखते हुए सरकार अभियान के नाम पर जनता के चक्कर लगा रही है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कोई बात अगली खबर की, जो उत्तराखंड की राजनीति अब सिर्फ रैली और पोस्टरों तक सीमित नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में एआई और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एआई से बने हुए फेक वीडियो सामने आए। आरोप यह है कि उनकी छवि को खास धार्मिक पहचान में दिखाने की कोशिश की गई। बीजेपी ये कहती है कि सोशल मीडिया और एआई सिर्फ जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। साइबर पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है और फर्जी वीडियो पर कार्रवाई करने जा रही है। See, technology has always been a double-edged sword, दो-धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं। 2027 अब ज़्यादा दूर नहीं है और उत्तराखंड में जिस तरह के चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उसको देख करके लगता है कि राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस सत्ता में पहुंचने के लिए ललायित है, वो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग अब उत्तराखंड की राजनीति में होने लगा है, उससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अब आने वाले समय में उभर करके आएंगे। क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो बने हुए वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, आप उनको कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये नकली हैं या फेक हैं। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया का, क्योंकि इस समय बहुत आगे हमारी टेक्नोलॉजी निकल चुकी है और चुनाव सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और जो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम चीज़ें डालने का काम करते हैं अपने फेसबुक के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, हम इन चीज़ों को जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर हमारी बातों का असर पड़ता है। पर चुनाव इससे अलग है। चुनाव में हम लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव का एक कार्य करने की अपनी एक अलग सीमा है और लोगों तक पहुँचते हैं। हम एआई और या सोशल मीडिया केवल हमारी उन योजनाओं को या हमारी बातों को या हमारे द्वारा कही गई जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कहे हुए हमारे जो शब्द हैं वो लोगों तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं, ये एक अलग हमारा तारतम्य है। देखिए, जो तकनीक होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में एआई बहुत महत्वपूर्ण है। अब एआई से बहुत कुछ किया जा सकता है सकारात्मक रूप से, मगर अगर उसका नकारात्मक पहलू इस्तेमाल होता है तो वो दुखदाई होगा। क्योंकि जो धरातल पे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो अवश्य एआई का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस व्यक्ति के पेट में खाना नहीं, जिसके बच्चे के पास नौकरी नहीं, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है, जहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं, वो वाले सवाल भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बात करेंगे डोईवाला की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि इस मार्च का मकसद आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करना था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह बहुत गंभीर अपराध है और सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच सामने आए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है और पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए शहीद हुई। उसको मालूम था कि मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो ये जो विशेष सेवा एक वीआईपी को देने के लिए उसको दबाव डाल रहे थे, वो सेवा करने के लिए तैयार नहीं और उसका परिणाम उसकी मौत हो गई। और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने का सिलसिला चल पड़ा। अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कोई वीआईपी है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। अब पता चला है
कि वो वीआईपी कोई गट्टू है। अब वो कौन है गट्टू? गट्टू है, नट्टू है, बट्टू है, जो भी है, क्योंकि पहले से ही भाजपा के लोग उसमें लगे रहे हैं। तो कोई वीआईपी हो जो हमारी अस्मिता के साथ, उत्तराखंड की अस्मिता के साथ, हमारी बेटियों के साथ, उनके तत्व पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको जो है ये उत्तराखंड के लिए अपनी स्वाभिमान की लड़ाई। श्वेता भंडारी के साथ जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्या की गई, उसको लेकर पूरे प्रदेश में कई समय से कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कई गिरफ्तारियां हम लोगों ने दी हैं और उस वीआईपी का नाम हमारे द्वारा पूछा जा रहा था। और एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर जब सोशल मीडिया में ये मुद्दा सामने आया और वीआईपी का नाम, जो दुष्यंत गौतम है, जो भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री है, उनका नाम उजागर हुआ, उसके बाद जनता में रोष है, पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। इसी को लेकर आज कैंडल मार्च डोयला क्षेत्र में, डोयला ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया और आदरणीय हरीश रावत जी यहाँ पहुंचे और सब साथियों में रोष है। देखिए, एक बेटी की हत्या हुई और सरकार ये मौन है। ये वो सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग अब बहुत ज्यादा तेज दिखाई दे रही है, जिसे लेकर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक भवन पर इकट्ठा हुए, जहां से उन्होंने नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक का कैंडल मार्च निकाला और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की अपील की। मालूम है, उत्तराखंड में लगातार पिछले 10 दिनों से वीआईपी का नाम और खास करके जो जिस तरह से भाजपा की प्रॉपर्टी खुल रही है अंकिता मामले में, अंकिता हत्याकांड इतना बड़ा हत्याकांड था जिसमें उर्मिला नाम की एक महिला ने सारी वीडियो लाइव करके सारे सबूत दिए हैं और उसके साथ ही उसने बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम खोले जिसमें मुख्य रूप से भाजपा का जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत, उसका नाम सामने आया है। और उसके नाम सामने आने के बाद भी भाजपा जिस तरह से षड्यंत्र रच रही है, बार बार वो बोल रही कि ये कांग्रेस की एक चाल है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, एक कांग्रेस की चाल नहीं है, ये बीजेपी का जो दुष्चरित्र सामने आया है, एक बेटी का जिसका हत्या कर दी गई थी और उसके बाद भी कोई सीबीआई जांच की मांग हम लगातार कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है, लगातार इस मामले को मोड़ने का काम कर रहे हैं। आज गृहवान को उनको बचाना है, जब सारी सच्चाई सामने आ गई है, मुझे तो इतनी शर्म महसूस होती है। मैं कहना चाहूंगी, आज भाजपा की उन तमाम महिला मोर्चा की महिलाओं से आज कहाँ है उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो करते हैं। आज उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना अन्याय होता है और वो अपने जो संज्ञान में अभी आया है, हम इस बात को मानते हैं कि अभी पूर्ण रूप से ये न्यायालय ने इसको सत्यापित नहीं किया है कि वो जो अंकिता हत्याकांड में आरोपी हैं उनकी स्पष्टता नहीं हुई है, लेकिन संज्ञान में आया है और तमाम जो वीडियो जो वायरल हो रही हैं, जो फोन रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही हैं, तो सबके घेरे में वो हैं। क्या आपका दिल नहीं पसीलता? क्या आपकी बेटियां नहीं है? क्या आपके घरों में बहू बेटियां नहीं रहती हैं? किस बात की बात करते हो आप कि हम बेटी को बचाएंगे, बेटी को बचाएंगे? अगली खबर जो आप बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सरावर ने कहा है कि अंकिता भंडारी के हत्या मामले में बीजेपी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ने सड़क पर प्रदर्शन कर सीबीआई जांच और अंकिता के लिए न्याय की मांग की है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सवाल उठाया है कि हत्या के तुरंत बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलाया गया। उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि अगर कोई नेता दोषी नहीं है तो भी जांच पूरी हो। देखिए, जब आग लगती है तभी धुआं निकलता है। सबसे पहले जब अंकिता हत्याकांड हुआ तो उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि सरकार को जिस कमरे में ये हत्या हुई थी उस कमरे को तोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्या थी और बुलडोजर क्यों चलाया गया। फिर बात वीआईपी की आई कि कोई वीआईपी सर्विस की बात हो रही है, तो सरकार ने तब भी उसमें टाला मटोली करी और कहा कि वीआईपी रूम का नाम है। और तब से उत्तराखंड की जनता आज तक यही कहती कि अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आज जो प्रकरण प्रकाश में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसमें भी सबकी ये मांग है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सफ़ेदपोश नेता उसमें शामिल नहीं है तो सरकार सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रही है।